10,000 लॉस दो, अपना टारगेट ले 20,000 का, लेकिन आपने लॉस दिया 10,000 का, ये भी एक तरह का प्रॉफिट है। हाँ। इस फेस्टिवल में शर्ट मिल गया तो अगले वाले में पैंट मिल जाएगा। अच्छा। है ना। मेरे इन्वेस्टमेंट का जर्नी अब अगर मैं बात करूँ तो 13 साल हो चुका है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइफस्टाइल और कुछ मनी, राइट, कुछ सेविंग्स हो, लाइफस्टाइल बढ़िया हो, यही उसका मोटिवेशन है, नथिंग एल्स, राइट। तो जो भी सेविंग्स थे वो चले गए। रोज वैली स्कैम के बारे में वो एक मूवी आई और फिर उसके बाद कोरोना आया, उसने और भी इन्फ्लुएंस किया लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन में पैसा बनता है, छोटे टाइम फ्रेम पे सक्सेस हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडस्ट्री को, राइट। मैं गया एडवोकेट बनने, मैंने कहा आप लॉयर बनेंगे। बैकग्राउंड मेरा साइंस का था, फिर भी वहाँ पर गया। एक जिंदगी में ऐसा पॉइंट आता है ना, लगता है कि अरे इसमें तो सब कुछ था, मैंने फोकस ही नहीं किया। 4 रुपए थे और मुझे कुछ खाना था, तो मैंने 4 रुपए की गंडा लिया। उस पर्स ने ना मेरे उस जर्नी को भी देखा। आपके जो सपने थे जिसके लिए आप अर्निंग कर रहे हो और आज उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। हाँ, ये फेज आता है। और या कि अब वो सपने ही नहीं बचे, मतलब वो चीज़ें ही नहीं बची। तो मार्केट कहीं पर भी खुला, आपको क्या प्रॉब्लम? तो लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, इसलिए मैंने कहा कि ऑटोमेट कर दिया। मुझे पता है कि उस ट्रेडिंग स्टाइल में, उस पोजीशन में मेरा लॉस क्या है। 1.5 लाख का रिटर्न 3 दिन में क्या चाहिए, 7% रिटर्न, जो ऑलमोस्ट 7% रिटर्न जो मतलब एफडी में मिलता है वो 3 दिन में मिल रहा है। आप गलती करोगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन खामियाजा आपकी फैमिली उठाएगी। मैं प्रमेश जैन आज आपके साथ आपके सामने लेके आया हूँ राशिद काजी को। राशिद काजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बार मैं इनसे कहाँ मिला, और टू बी वेरी प्रिसाइज सबसे पहली बार मैंने इनको कहाँ देखा और सुना। जो स्टॉक का ऑफिस था, राशिद जी अपने बारे में बता रहे थे और सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे, और उसके बाद राशिद जी का टॉक हुआ था जो स्टॉक में, मे बी तभी हम फिर उसके बाद मिले और हमारा नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ। राशिद, आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ का क्या वो फेज़ रहा जो आपको जिसने आपकी लाइफ का वो कौन सा फेज़ रहा कि आपको इतना बड़ा पुश मिला, एक नेचुरल पुश मिला आगे बढ़ने के लिए, और फिर ये स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री हुई और कैसे आप इसमें आगे बढ़े? सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। एंड दूसरा चीज़, जर्नी जो शुरू होता है ना, मतलब कुछ प्री प्लान कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, है ना। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और जैसे कि हर माँ बाप का होता है कि चलो बंदा लिखेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा अपने लाइफ में, राइट। और वो इर्द गिर्द होता है स्टडी के। अब इंजीनियर है तो इंजीनियर के बेसिस में जो भी है वो करना है आपको, राइट। तो मेरा ये था ना कि बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखे हुए हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में दिखता है। तो मैंने अपने एक अंकल को देखा था, उनका ये है कि वो ट्रेडिंग करते थे उस समय पे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते थे, और उनका लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद आता था। ठीक है कि मतलब जो मर्जी जब मर्जी, होता है ना। हमारा क्या कि वो टाइट बजट है, जो भी होगा टाइट बजट में ही होगा, कि इस बार ये ले लिए तो अगली बार वो वाला लेना, है ना। ये शर्ट पैंट के साथ भी होता था, इस बार शर्ट ले लिए, इस फेस्टिवल पे ये इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, इस फेस्टिवल पे ये बाइक आएगी या गाड़ी आएगी। मेरा वाला तो स्टाइल ये था कि इस फेस्टिवल में शर्ट मिल गया तो अगले वाले में पैंट मिल जाएगा, है ना। तो हम मतलब ये चीज़ें हमने देखा अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर क्या ना, तो आप इंस्पायर्ड होते उन लोगों को देख के जो कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनके साथ साथ वो हर एक चीज़ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। जब मर्जी उनके पास वो सारी चीज़ें थे, तो वो देख थोड़ा सा मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हुआ, अरे भाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आई वॉज टू यंग। तो फिर टू यंग मतलब एज अगर हम स्पेसिफिकली बताएं तो मेरे इन्वेस्टमेंट का जर्नी अब अगर मैं बात करूँ तो 13 साल हो चुका है। ठीक है, तो आप मान के चलिए मैं एकदम टीनेजर हूँ, स्कूलिंग में हूँ, है ना। तो उस समय में इन्वेस्टमेंट का सोचना ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे लगता है ना। आज तो ये नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि लोग आजकल बहुत वो देखते हैं ना, रील्स देखते हैं। तो उस समय पे आज से 5 साल पहले भी ये बहुत रेयर था। तो उस समय पे ना वही लोग ये करते थे, मुझे जितना लग रहा है कि जिनको कुछ करना था जिंदगी में। मुझे जो लगता है कि जिनको ना कुछ करना था जिंदगी में, वो कैसे ना कैसे करके एक वे निकाल लेता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइफस्टाइल और कुछ मनी, राइट, कुछ सेविंग्स हो, लाइफस्टाइल बढ़िया हो।
यही उसका मोटिवेशन है, नथिंग एल्स। आप कोई कुछ भी कह दे। तो मैंने उनको देखा, तो पहले क्या होता है ना, पेपर में होते थे शेयर्स बाई सेल्स। और उसमें क्या होता है कि मान के चले आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो आपको वो फिर आपने कोई एक प्राइस अपने लिख दे के इसमें मुझे सेल करना है, तो वो जाता है फिर एक्सचेंज में। अब जाते जाते जो भी प्राइस होगा उसमें स्क्वायर अप होगा, तो वो सर्टेन नहीं है, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं करता हूँ, तो बोले ठीक है करो। तो मैंने जर्नी शुरू की, ठीक है। तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अब मैं स्टडी में अच्छा हूँ, मेरे घर के सभी मेंबर स्टडी में बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। मेरे जो इमीडिएट बड़े भाई वो स्टेट टॉप कर रहे हैं, वो TPSC एग्ज़ाम पे। सो मतलब सभी बढ़िया है। और मैं अगर बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो सबके पास बढ़िया क्वालिफ़िकेशंस है। अब मेरे घर वालों का वही एक्सपेक्टेशन है कि बंदा लिखेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा। और जो मेरे ग्रोइंग, मतलब जैसे मैं बड़ा हुआ ना, मैं इसी फेज़ में बड़ा हुआ हूँ कि मेरा भी माइंडसेट वही था, ठीक है चलो करना तो वही है ना। लेकिन वो लाइफस्टाइल भी है कि वो भी चाहिए। तो वैसे वैसे करके ज़िंदगी शुरू होने लगी, मैं चलता रहा, चीज़ें होते रहे अपने आप, जो भी होना था। इन बिटवीन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मुझे डॉक्टर बनना था, जो हर किसी का होता है। लाइक उस समय पे डॉक्टर इंजीनियर ही थे, मतलब ये नेशनल हॉबी हुआ करती थी। हाँ, मतलब हाँ, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये कॉमन है। तो बनना डॉक्टर था। तो फिर समहाउ नहीं हो पाया, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें थे। और मैं लेकिन मेरे जो फैमिली है ना, वो उनका जो सेविंग्स था, उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया हुआ था। कंपनी का नाम था रोजबेली। वो एक चिट फंड कंपनी था। राइट। तो जो भी सेविंग्स थे वो चले गए। रोजबेली स्कैम के बारे में जो रोजबेली शादी, ये सारे के सारे वही पॉन्जी स्कीम चलाने वाले, पॉन्जी स्कीम्स आई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने फिर कुछ फॉर दैट रीजन तो सेविंग्स नहीं रहे। तो मैं कुछ फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा था, फैमिली गुजर रही थी उस समय पे। तो फिर डिसाइड हुआ चलो ठीक है कुछ और कर लेते हैं। तो फिर मैं गया एडवोकेट बनने, मैंने कहा आप लॉयर बनेंगे। बैकग्राउंड मेरा साइंस का था। फिर भी वहाँ पर गया, तो जाने के बाद फिर डिसाइड हुआ नहीं करते, कुछ और करते हैं। क्योंकि अब ना वो रहा नहीं, तो पहले जो एक मोटिवेशन था, मूड चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आप हैबिचुएट होते हो ना चीज़ों को पढ़ के। आपको तो उस समय पे क्या है ना कि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़िंदगी के साथ भी करते हैं, प्रोफेशन के साथ भी करते हैं। तो वो वाला सिचुएशन चल रहा था। देन मैं शिफ्ट हो गया, मुझे पता लग गया कि कुछ नहीं होने वाला। मैं शिफ्ट हो गया कैलकाटा। फिर फाइनेंस के साथ मेरा रिलेशन बना, फाइनेंस के साथ मैं जुड़ा, तो वो LLB नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर आ गया, फाइनेंस के साथ जुड़ गए। तो वहाँ से जर्नी धीरे धीरे करके शुरू होता रहा। तो वो जो समय था ना, बहुत ही टफ सिचुएशन था मेरी ज़िंदगी का। क्योंकि अब देखिए, अगर घर पे हैं तो अलग माहौल है, आप स्टेट के बाहर है, किसी और स्टेट में, और घर वालों को लगता है कि अरे जो पैसा हम भेज रहे हैं उससे हो जाता होगा उसका। लेकिन जब आप बाहर होते हैं ना, वो कंडीशन नहीं रहता। और आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बोल भी नहीं सकते कि ये तो नहीं हो रहा, क्योंकि डिमांड रख नहीं सकते, है ना, वो मजबूरी है। तो आप ढूंढते कुछ करने के लिए। बिल्कुल। तो वो तो मैं भी ढूंढ रहा था क्या किया जा सकता है। तो अदर बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था, इसके साथ साथ फाइनेंस के साथ मैं जुड़ा, वो कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। इन बिटवीन मेरे एक दोस्त मिले। और इस पूरी प्रोसेस के बीच में अभी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे? हाँ, कर रहा था मैं। मतलब कर रहे थे? हाँ, मतलब छोटा अमाउंट, मतलब वो सीरियस वाला नहीं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, ट्रेडिंग नहीं कहूँगा। एक हिसाब से आपका प्रैक्टिस चल रहा था ट्रेडिंग का। मतलब वो होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं अपनी जिंदगी में, हमें लगता है कि इसे क्या ही हो जाएगा, करते हैं। कभी एक जिंदगी में ऐसा पॉइंट आता है ना, लगता है कि अरे इसमें तो सब कुछ था, मैंने फोकस ही नहीं किया, है ना। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा था, यहाँ से वहाँ से जो भी है वो चल रहा था, इन्वेस्टमेंट चल रहा था, नॉलेज आ रहा था, लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना वो नहीं था, है ना। क्योंकि उस समय पे आपके आसपास इर्द गिर्द और भी बहुत सारे काम हैं, तो आप उसमें भी इन्वॉल्व है। तो मेरा था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा था, बट उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था चीज़ों में। तो फिर सिचुएशन धीरे धीरे करके बढ़ता गया। ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया कि मेरे पास कुछ था नहीं। वो पुराना पर्स अभी भी मेरे पास है, मतलब अभी तो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैंने रखा हुआ है अपने घर पे। 4 रुपए थे और मुझे कुछ खाना था, तो मैंने 4 रुपए की गंडा लिया, मुझे अभी भी याद है। और 2-2 रुपए करके मिला के मैंने लिबो लिया हुआ था। तो मैंने ढूंढा यार 2 रुपए मिल जाए, तो मिल गया। तो वही है। तो उस पर्स ने ना मेरे उस जर्नी को भी देखा, ठीक है, जो मैं किसी को बता नहीं सकता। उस पर्स ने जब आप ऐसे फैमिली से आते हैं ना, बहुत मजबूरी होती है, आप कह नहीं पाते,
राइट। तो नहीं कह पा रहा था मैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नहीं, ये क्या है, मैक्सिमम मतलब जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मैंने हर किसी के लाइफ में ये फेस देखा है कि पैसे से वो परेशान होते हैं। रीज़न क्या है, उनके लिए पैसा कीमती नहीं है। लाइक जो आज मैं आपका बिहेवियर देखता हूँ या किसी ऐसे इंसान का जो काफ़ी एम्बिशियस है, जिसने काफ़ी पैसा बना लिया है, सो ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर मनी, है ना, वो कुछ क्रिएट कर रहा है और अपने अंदर से। तो बेसिकली एम्बिशियस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अगर कोई पैसे के लिए ही एम्बिशियस है तो फिर बात अलग है, अदरवाइज कोई अपने लाइफ और गोल्स के लिए एम्बिशियस है तो उसके लिए पैसा कुछ नहीं है। आपके पास 4 रुपये थे, आपने अंडा खाया, लेकिन आपके पास 100 रुपये आएंगे, देन यू विल इन्वेस्ट इट आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसमें, है ना। सो ये एक माइंड सेट भी होता है, है ना। तो वही था कि देखिए मैं कहता हूँ कि एक फेज के बाद ना पैसा एक नंबर रह जाता है। हाँ, अब और लाइक कोई अगर ये सोचे कि हाँ इतना तो कमाई लिए क्या ही करने और, हाँ, तो ज़िंदगी तो हो गया, बिल्कुल, है ना। तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट थिंग इज़ दैट कि ये एक नंबर है, बट स्टिल इसके प्रति एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, नेग्लिजेंस तो नहीं होना। हाँ, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, हो सकता है मेरा नेक्स्ट जनरेशन नहीं देखेगा, राइट, बट मुझे पता है इसका वैल्यू क्या है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सोशल इमेज के कारण उसको मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब हाँ, उनको लोगों के सामने कुछ दिखाना होता है, दिखावे में। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इनमें मत पड़ो, सिंपल रहो, ज़िंदगी सिंपल है। तो वैसे वैसे करके ज़िंदगी आगे बढ़ता गया, तो चीज़ें होते रहे। इन बिटवीन में एक दोस्त से मिला, उसके पिताजी जो है ना वो ट्रेडिंग करते थे, वो एक्टिव फुल टाइम ट्रेडर थे, और वो HNI थे, मतलब वो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हैं। तो उनसे मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जा, तो मैंने कहा ठीक है सर आते हैं। तो फिर वहाँ पर गए, कुछ चीज़ें देखे, कुछ चीज़ें सीखे, और उनको देखे ना वो पहले वाला एक्सपीरियंस आ गया मेरा वाला, वो जो मैंने अंकल वाला। हाँ, अरे क्या कर रहा था मैंने कहा ठीक है चलो अब फुल टाइम करते हैं। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुआ, एक फुल टाइम ट्रेडर का जो जर्नी है वो वहाँ से धीरे 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 करके शुरू हुआ। अपने जो मेरे दोस्त थे, मतलब जिनके थ्रू मैं गया था, तो वो भी मैं उसको देखता था कि उसकी ज़िंदगी कैसे, मैं बताता हूँ कि वो घूमने चलता है, कहीं पर भी घूमने चला जाएगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार बाहर घूमता है। मैंने कहा भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, घूमने के लिए पैसा चाहिए, राइट, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। तो मुझे लग रहा ना कि ये ज़िंदगी जीना है। आज मैं बताता हूँ, आज ना वो समय नहीं कि ये ज़िंदगी जिया जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है। समटाइम्स मैं भी ऐसे सोचता हूँ। जब भी मैं कॉलेज में था मुझे एक बाइक चाहिए थी, मेरे पास बाइक नहीं थी। देन फिर मैंने काम स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने एक बाइक खरीदी, है ना, एवेंजर खरीदी थी मैंने, अपनी पहली बाइक, है ना। मैं जस्ट गया और बाइक परचेस करके ले आया। कॉलेज में मैं ये सोचता था कि यार अगर मेरे घर से 2000 रुपये भी एक्स्ट्रा आता होता तो मैं EMI पे बाइक कर सकता था, तो ये वो सारा तिकड़म चलता था। बट जिस दिन मैंने कैश दे के बाइक खरीदी, पहली बाइक, तो उसके बाद फिर मुझे वो बाइक चलाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, है ना। तो ये एक अपने आप में है कि आपके जो सपने थे, जिसके लिए आप अर्निंग कर रहे हो, और आज उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है ना। हाँ, ये फेज आता है, और या कि अब वो सपने ही नहीं बचे हैं, मतलब वो चीज़ें ही नहीं बची। वो एक समय के बाद ना, जब देखिए एक इंसान की नीड ना बहुत ही लिमिटेड ही होता है, हाँ, लेकिन इसको ये चीज़ फील करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, नथिंग एल्स। इंसान की जो नीड है वो लिमिटेड ही है ना। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि मेरी नीड लिमिटेड है, पर मेरे अंदर वो जो क्रिएटिव चीज़ है ना, कुछ बनाने की, कुछ करने की, वो नहीं मरना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सप्लोर करने की, रोज़ कुछ नया करने की, वो एक्साइटमेंट है। एक समय के बाद जब आप पैसा कमाएंगे, एक समय के बाद आपकी नीड वो जो सेम रह जाएगा ना, तो वो आपको ना अंदर से मार देगा। फिर अगर आपकी नीड सेम है तो आपको हमेशा ना कुछ, मेरा ये पर्सनल मानना है कि एक्सप्लोर करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अभी भी लगता है कि चलो ठीक है कुछ और सीखते हैं, है ना। तो मुझे जहाँ पर भी सीखने का मौका मिलता है मैं बैठ जाता हूँ। मेरा वो वाला सीन नहीं है कि कहीं पर भी सीखने को मौका मिलेगा मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो वही है कि मुझे लगता है कि हर इंसान को हर एक फेज़ में सीखना चाहिए, हाँ, है ना। तो वही है, बस वैसे ज़िंदगी चलता रहा,
और आज आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत बोलते हैं इसका? हाँ, थोड़ा बहुत लोग जानते तो फिर हैं। ईश्वर ये थोड़ा बहुत फिर सबको दे। तो वो ये तो अच्छा, आप खुद कंसीडर करते हैं थोड़ा बहुत? आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी कितने हैं? अभी तो 28 के आसपास है। तो 28 एम्प्लॉयज आपके पेरोल पे हैं और देन यू आर सेइंग कि थोड़ा बहुत। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, अगर आप देखेंगे तो अंबानी जी के एम्प्लॉय कितने हैं, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मतलब हाँ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा बहुत ही लोग जानते हैं। इस आप दुनिया को देख लीजिए, कितना बड़ा दुनिया है। हाँ, देखिए, अगर ऐसे आपको कंपैरिजन करना है तो फिर तो अंबानी जी भी किसी के सामने कम ही है। ये कंपेयर करना जरूरी है है ना? ये आपको बताता है कि यार कुछ करना है। तो कंपेयर हमेशा बाहर वालों से ही क्यों करना? हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से कंपेयर करें। मान के चलिए, मैंने खुद से कंपेयर किया कि मैं पहले क्या था, आज क्या हूँ, मैं पहले क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा हूँ। तो अगर मैं कंपेयर खुद से करता हूँ ना, अरे बहुत कुछ अचीव कर लिया मैंने, बहुत कुछ। इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, या आपने कुछ बना लिया या पैसा, कुछ बना लिया या पैसा बना लिया, दोनों में से ज़्यादा चीज़ कौन सी सेटिस्फाई करती है? मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन तो वही है कि मैंने कुछ कर लिया, समथिंग, मतलब हाँ, कुछ ऐसा कर लिया जिससे मतलब हमने अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ कर लिया। देखिए ना, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, मतलब किसी भी करियर में, हाँ। इनिशियल तो बहुत रिजेक्शंस आते हैं, राइट? मुझे बहुत चीज़ें देखने को मिला, बहुत सी चीज़ें मैंने फेस किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सभी वेल एजुकेटेड है। हाँ। सिवाय मेरे, राइट? अभी सिवाय मेरे सिवाय मेरे मीन्स मुझे लगता है कि मुझे और भी डिग्री चाहिए, ठीक है? मैं स्टडी को छोड़ता नहीं हूँ, अभी भी मेरा डिग्री चल रहा है, कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो मेरा वो चलता रहता है, ठीक है? मेरे लिए स्टडी इज़ लाइक, आप प्रेयर करते हैं, राइट? तो मतलब वही है, मैं स्टडी करता रहता हूँ, मुझे स्टडी पसंद है, ठीक है? किसी कारण से एक समय पे जाके वो पॉज आया था। आज मेरे पास वो चीज़ें हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हाँ, अगर मेरे पास वो फॉर्चून है तो मैं ज़रूर स्टडी करूँगा, पढ़ना है। तो अब अगर मैं बात करूं आपकी ट्रेडिंग जर्नी की, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप सबसे ज़्यादा फिट पाते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, या सबसे बेस्ट आपको लगती हैं? और उसके साथ भी मतलब रिस्क कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेडिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट में होते हैं। मेरा क्या है कि मैं सिंपल काम करता हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ मैं, ज़्यादा स्विंग ट्रेड करता हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेड भी करता हूँ, मतलब आज खरीदो आज बेच दो, मैं वो भी कर रहा हूँ। मैं आज खरीद के एक हफ्ते बाद भी बेच रहा हूँ, ठीक है? तो मैं दोनों में हूँ, दोनों में एक्टिवली मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, कंटेंट क्रिएशन में मेरा काम है। तो मेरा क्या है कि मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाते हैं। और दूसरा चीज़ है ना, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। काम वो करो ना जिसमें मज़ा आए, आराम से बैठो, है ना? वो भागदौड़ वाला काम क्यों करना? तो इंटरडे वाला क्या है ना कि भागदौड़ वाला काम है, दिन भर बैठो स्क्रीन के सामने। ये मेरा वो वाला है नहीं। मेरा है कि मैं आराम से बैठूंगा, चल रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है। मुझे पता है कि उस जगह पे मेरा क्या लॉस हो सकता है, मुझे पता है उस जगह पे मेरा क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो उसको मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऑटोमेट कर देता हूँ। तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ऑटो मतलब तुम से क्या मतलब ऑटोमेट किया? मतलब ऑटोमेट मतलब ऐसा कोई नहीं कि एल्गो वेल्गो लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऑटोमेट का मतलब यही है कि मैंने क्या किया कि जो भी मेरा सेटअप है, मैंने उस सेटअप के बेसिस पे पोजीशंस बना लिया। लोग डरते क्यों इस चीज़ को समझे कि स्टॉक मार्केट में लोग डरते क्यों? पहला कारण है कि उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया नहीं है। हाँ। मान के चलिए आज मैंने एक पोजीशंस बनाया और रात को अगर मैं डर रहा हूँ ना कि अरे भाई मैंने तो पोजीशन बना लिया, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, इसका मतलब ये है आपको पता ही नहीं था कि उस पोजीशन में कितना लॉस हो सकता है आपको। हाँ। है ना? अगर मुझे पता है क्या इस पोजीशन में मेरा लॉस इतना ही होगा, तो मार्केट कहीं पर भी खुला, आपको क्या प्रॉब्लम? तो लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर ही है। इसलिए मैंने कहा कि ऑटोमेट कर दिया। मुझे पता है कि उस ट्रेडिंग स्टाइल में, उस पोजीशन में मेरा लॉस क्या है, वो फिक्स्ड है मेरा, राइट? तो इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को सबसे पहले इसमें ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं अरे इतना प्रॉफिट कर लिए, ये कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपना लॉस तो मिनिमाइज कर लो। हाँ, है ना? कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कल को अगर मार्केट अप्स एंड डाउन्स हुआ तो तुम क्या दे रहे हो मार्केट में। मार्केट में तुमको देना है। हाँ, कोई नहीं बच सकता। चढ़ावा चढ़ेगा। हाँ, कोई नहीं बच सकता। जब दे रहे हो कितना दे रहे हो, जब ले रहे हो कितना ले रहे हो, जब ये समझ में आ जाएगा ना,
तो चीज़ें ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली आप एक रेशियो मेंटेन करके चल रहे हो कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो काफ़ी कम हो, बहुत कम हो, और अगर मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लॉस ना हो ये पॉसिबल है ही नहीं किसी के लिए भी, है ना। सो क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा उतना ही है, अगर कभी हल्का सा भी अंदाज ऊपर नीचे होता है तो वो चीज़ आपके हाथ से फिसल जाती है और लॉस दे सकती है। बट ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट में यही चीज़ देखी जाती है कि अगर लॉस हो भी, रिस्क लॉस से डिनाइल नहीं है, लेकिन अगर लॉस हो भी तो मिनिमल हो। देखिए गेम इसी चीज़ का, गेम क्या है मैं आपको बताऊँ, 2 तरीके का गेम है। या तो आप इन्वेस्टर्स हैं, हाँ, आप अपने हिसाब से जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अब होता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो अपना अपना है। लेकिन आप अगर कर रहे हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, आप कर रहे हैं इंट्राडे, इसमें आपके सेटअप की क्या एक्यूरेसी है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उस सेटअप में क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है, हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है। कि अगर मैं लॉस दूंगा उस ट्रेड में तो 1000 का दूंगा, अगर प्रॉफिट लूंगा तो 10,000 का लूंगा। हाँ। इसका मतलब नेक्स्ट जो ट्रेड में करने वाला हूँ उन ट्रेड का पैसा भी आ गया मेरा। 10 ट्रेड या 9 ट्रेड जो मैं करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, उनका स्टॉप लॉस मेरे पास है, मैं सिक्योर हूँ। हाँ। अब आपको चाहिए परसेंटेज। अगर मैं 50% टाइम भी सही होता हूँ, मान के चलिए, तो मेरा जो लॉस हुआ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अगर मेरा लॉस हुआ 50% टाइम में मैं सही हूँ, मेरा लॉस होगा 50% टाइम, राइट। यानी कि 1000 करके मैं लॉस दे रहा हूँ, 5000 का लॉस, और प्रॉफिट हुआ था कितना हुआ, 50,000। यही रिस्क एंड रिवॉर्ड। टोटल 45,000 आपने प्रॉफिट कमा लिया। मैं कहता हूँ ब्रोकरेज दे के, कुछ भी दे के आप 30,000 भी कमा लो। हाँ। आपका जब रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है, आपका जब मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं लोग, कि इतने आसान है तो लॉस क्यों है? इसलिए कि आप 99% ट्रेडर से मिलिए, उनको पता ही नहीं कि उनका रिस्क क्या है। हाँ। उनको पता ही नहीं कि इस स्टॉक में कितना पोजीशन बनाने चाहिए था, उनको पता ही नहीं कि ये जो ट्रेड मैं कैरी करके लेके जा रहा हूँ, ओवरनाइट अगर गैप डाउन खुल गया तो मुझे क्या डैमेज हो सकता है। लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट क्या मिलेगा, ये नहीं देखते कि लॉस क्या होगा। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आओ मार्केट में, एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सबसे पहले मार्केट में आओ। आने के बाद पहले ये डिसाइड करो कि इस महीने कितना लॉस दोगे। नोट करो कि 50,000 लॉस देंगे सपोज, या 20,000 लॉस देंगे, नोट करो, ट्रेड करो। ध्यान में ये रखना है कि मैक्सिमम लॉस 20,000 ही होना चाहिए, उतना ही ट्रेड तुमको लेना है। हाँ। अब जब आप ट्रेड करेंगे 50% टाइम तो आप सही होंगे, 40% तो सही होंगे, इसका मतलब 20,000 जाएगा नहीं। अगर आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया हो गए तो 20,000 तो रह ही जाएगा, ऊपर से आपका प्रॉफिट भी आएगा, या ब्रेक इवन में रहेंगे। मैं कहता हूँ कि हाँ 20,000 में से सबसे पहले ना 10,000 लॉस दो। आपने टारगेट लिया 20,000 का, लेकिन आपने लॉस दिया 10,000 का, ये भी एक तरीका प्रॉफिट है। हाँ। ये आपको बता रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये ना सोचो कि 1 लाख, सब हर किसी का सवाल है सर 1 लाख से कितना पैसा बन जाएगा। मैं कहता हूँ ये देखो कि 1 लाख रुपए जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड करने आए हो, इसको कितना दिन बचा के रख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ। बाकी चीजें आ जाएंगे। यानी कि जो हम कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल ही है वो 1 लाख रुपए, एटलीस्ट उसकी सुरक्षा कर लें, अपना किला मजबूत करके चलो। उसके बाद देखेंगे कि कितने शत्रु मारे, कितने अंदर घुसपैठ किया, फिर वो लोगों क्या है ना कि मार्केट में तो कैश फ्लो है हर जगह। हाँ। पैसा ही दिखता है। तो लोग है कि रोज तो कमा रहे हैं, अगर रोज नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा। फिर इतना पैसा दिख रहा है, मेरे अगल बगल के सारे कमा रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो आ रहे लोगों का, एक जन ने 2 लाख 3 लाख कमा लिया दिन का, तो मुझे भी तो कमाना है ना। उस कंपटीशन में है लोग। तो ये जो कंपटीशन है ये लोगों के अंदर आ रहा है खुद के इमोशंस से। हाँ, खुद के इमोशंस इन्वॉल्व है। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं वो इमोशनल होते हैं, है ना। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि अगर के आपका इमोशनल स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो आप फिर उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे अच्छे से। और अगर मैं ये देखूं कि राशिद काजी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, उनके पास एक बड़ी टीम है, 0 से हीरो वाली पोजीशन में है, तो राशिद काजी के पास ज़रूर ऐसी कुछ टिप्स होनी चाहिए कि ये जो इमोशनल स्ट्रेस है या इमोशन मैनेजमेंट है या जो थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, द साइकोलॉजी हो गई, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे वो चीज़ अंडर कंट्रोल रखी जाए कि वो चीज़ हम पे हावी ना होके, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी ना होके और हमको ग्रोथ ना रोक दें। देखिए,
मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा जो मैंने देखा। जो मेरा सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लग रहा है जो शुरुआती दिनों में रहा, मैं ट्रेडर नहीं था, मैं इन्वेस्टर था। अच्छा। पहले मैंने पैसा कमाया। हाँ। मार्केट आपसे मार्केट का फीस तो लेगा। हाँ। यूनिवर्सिटी है, फीस तो देना होगा। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट से कमाया है ना, अब मेरे घर से तो नहीं जा रहा है कि नहीं? हाँ, मेरे घर से नहीं जा रहा। तेरा तुझको अर्पण। अब मैं क्या करूँ ना, मैं बस मैनेज करूँ कि देखो भाई इतना तो कमाया था मैंने, इसका इतना मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, इतना मैं टारगेट रखता हूँ, मैं ट्रेड पंच करता हूँ, मेरे घर से नहीं जा रहा। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप शुरुआती दिनों में आ रहे हैं, आपकी इमोशंस कंट्रोल में अगर आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पे 6 महीना समय दो। 6 महीने इन्वेस्टमेंट करो, 1 साल इन्वेस्टमेंट करो, कुछ टाइम दो इन्वेस्टमेंट पे। देखो ना मार्केट के साइकिल को देखो, मार्केट साइकिल में चलता है। जितने भी फ्रेशर्स आए हुए हैं ना, वो 2020 के बाद आए हुए हैं, राइट? मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं 2020 के बाद। हाँ, वो एक मूवी आई और फिर उसके बाद कोरोना आया, उसने और भी इन्फ्लुएंस किया लोगों को, है ना? स्कैम 99। हाँ, स्कैम 99। तो इसमें क्या होगा ना कि लोग फ्लो में आ रहे हैं। तो इनका ना मनी मैनेजमेंट है, और आते ही शुरुआत में ऑप्शन में शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन में सब पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन में पैसा बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट थिंग इज तुम बना पाओगे या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप दुकान चलाते हैं, मैं तो मानता हूँ स्टॉक मार्केट मतलब दुकान है। हाँ, किसी से खरीदोगे, किसी और को बेचोगे, ये बिजनेस है, राइट? हाँ। तो मेरा है कि मान के चले मैंने एक प्रोडक्ट को खरीदा, मैं अपनी दुकान में लेके आ रहा हूँ। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि उस प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या है। हाँ, है ना? अब मैंने 2 प्रोडक्ट लिया, एक प्रोडक्ट लिया जिसको मैं 20 दिन 30 दिन या 6 महीना रख सकता हूँ, और मैंने और एक प्रोडक्ट लिया जिसको मैं रख सकता हूँ मान के चलिए फॉर नेक्स्ट 3 डेज। लेकिन जो नेक्स्ट 3 डे का ना, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़िया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लेके आऊँ जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, अगर ऑडियंस नहीं आया, अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, वो तो ख़राब हो जाएगा 3 दिन बाद। बिल्कुल। तो ऑप्शन से वो चीज़ जो समय के साथ ख़राब हो जाएगा, जिसका शेल्फ लाइफ कम है, तो क्यों जा रहे हो जानबूझ के? अगर जाना है तब जानो जब डिमांड हो, आपको पता है कि अब डिमांड है, अब जाएगा। तो एक्सप्लोर करने मत जाओ, बर्बाद हो जाओगे। सिस्टम को फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट पे जाओ। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इक्विटी, उसके बाद इक्विटी से निकला है फ्यूचर, फ्यूचर से निकला है ऑप्शंस, इसलिए इनको डेरिवेटिव कहा जाता है। ड्राइव होकर निकला गया प्रोडक्ट है। लोग क्या कर रहे हैं ना, डे 1 पे आके फ्यूचर ऑप्शंस सीधा ऑप्शन में चले जा रहे हैं, इक्विटी तो है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले इक्विटी में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट से सबसे पहले अपना कैपिटल ग्रो करो, उसके बाद बाकी चीज़ों में आओ। उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोर करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, BTST करना है, वो अपने अपने चॉइस है। वो काम करते करते ना वो आप निकाल लेंगे कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये आपने बताया कि इमोशन कंट्रोल कैसे होगा और क्या मेजर गलती हो जाती है ना? अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि अब आप मुझे सिर्फ गलतियां बता रहे हैं जो एक नया ट्रेडर या कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडर करता है रेगुलरली और वो हमेशा घाटे में रहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो रेगुलर घाटे में हैं और लंबे टाइम तक वो घाटे में ही रहते हैं और बस उनको एक होप होता है कि अपना टाइम आएगा। बिल्कुल, है ना? तो वो जो अपना टाइम आएगा कि सिर्फ होप में है और वो गलतियां कर रहे हैं, तो उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए कि उनका टाइम आ जाए? देखिए, मैक्सिमम लोगों का ना गलती सेम ही है। हाँ, मैक्सिमम लोगों का गलती सेम है, ठीक है? कॉमन से गलती है, बहुत से लोग अभी रिलेट कर लेंगे जब मैं बताऊंगा। मैक्सिमम लोगों का गलती क्या है? पहला गलती है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज नहीं है। दूसरा गलती ये है कि ऑप्शन में जा रहे हैं डे 1 पे। तीसरा गलती ये है कि प्रॉफिट वाले स्टॉक जल्दी बेच देंगे, लॉस वाले होल्ड कर लेंगे। कॉमन गलती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता। तो ऐसा है जैसे आपने बोला ऑप्शंस में जा रहे हैं, ये तो वो बात है कि सांप के जहर का मंत्र नहीं जानता जो, सॉरी क्या बोलते हैं, हमारे कहावत है, बिच्छू के जहर का जो मंत्र नहीं जानता है वो सांप के बिल में हाथ डाल रहा है ना? तो वो आपको अभी सिंपल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आई नहीं है कि आप डेरिवेटिव्स पे चले गए, ऑप्शंस पे चले गए, वो बात हो गई। और दूसरी चीज़ जो आपने बोली कि मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो ट्रेडिंग करने आते हैं लेकिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। लॉस मेकिंग जो स्टॉक है उनको होल्ड कर लेंगे, जो प्रॉफिट मेकिंग है हाँ उनको जल्दी बेच देंगे। हाँ, तो ये तो फिर किस्मत जिसकी खराब है कि अब ईश्वर ही नहीं चाहता है कि तुम्हारे पुराने कर्मों की सजा तुमको देंगे, तो उस सिचुएशन में मतलब डिसीजन लिए जाते होंगे कि भाई जो प्रॉफिट देगा वो मैंने बेच दिया, जो लॉस देगा वो मैं रखे हुए हूँ खुशी खुशी। तो ये तो किस्मत वाली बात होती है ना एक हिसाब से। किस्मत तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट
तो ये मैनेजमेंट कहाँ खराब होता है? मैं बस इसी चीज के बारे में चलिए मैं बताता हूँ कि मैनेजमेंट खराब कहाँ पर होता है। आपको सबसे पहले जब आप मतलब किसी भी शेयर को खरीदते हैं ना, आप कुछ पैरामीटर के बेसिस पे खरीदते हैं। जैसे कि मैं प्योर टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ, मेरा फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, मैं प्योर टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ। मतलब यू डोंट बिलीव इन फंडामेंटल एनालिसिस? मतलब फंडामेंटल मैं उतना देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ ना, मैं नेक्स्ट 2 साल 3 साल ही देखता हूँ मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं देखता। मैं देखना भी नहीं चाहता इससे ज़्यादा, है ना, कि मैक्स 2 साल 3 साल में देख लो कि नेक्स्ट 2 साल 3 साल में क्या हो रहा है, मैं उतना देखता हूँ। तो बोनस चार्ट बताता है। अगर मैं 20 साल का देख रहा हूँ, 20 साल का मेरा प्लान है, 30 साल का प्लान है, तो मैं फंडामेंटल जाऊँगा कि फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या कर रहा है, ग्रोथ क्या होगा। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ ना, इतने सालों से ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बहुत सारे स्टॉक्स अभी नहीं है। हाँ, मैं मान के चलूँ तो 5-6 स्टॉक्स है जो शुरुआत से है, कंपनियों के बनाए थे वो, और मतलब अब ज़्यादा नहीं बचे। हाँ, इन बिटवीन आते रहते हैं। अभी मैं मान के चलूँ 5 या 6 स्टॉक्स ऐसे हैं ना, 6 कंपनीज ऐसे हैं जो शुरुआत से हैं। तो आप उतना मत सोचिए कि नेक्स्ट 30 ईयर क्या होगा। मैं कहता हूँ कि आप 3 साल सोच लीजिए। स्टॉक हर बार रिटर्न नहीं देता, वो फीस में रिटर्न देता है। तो ये जो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे मेन जो कारण है, मेरा ये मानना है कि उनको नहीं पता कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, इसको जाना कहाँ पर है। तो सबसे पहले स्टॉक का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, टेक्निकल चीज़ें यूज़ करो, है ना। वो फंडामेंटल के बेसिस में मत रहो कि फंडामेंटल ये है वो है 10 साल बाद आएगा, वो अलग सा थॉट है। अगर आप उतना होल्ड कर सकते हैं आप कर सकते हैं, ये आपके पर्सनल थॉट है। मेरा है कि मैं प्योर टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ, और मैं 3 साल का व्यू देखता हूँ, 2 साल का व्यू देखता हूँ, 1 साल का, 6 महीने का देखता हूँ। तो मुझे पता है कि इसको कैसे होल्ड करना है। लोगों को यही नहीं पता कि मैं इसको होल्ड जो करूँ, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रैटेजी अवेलेबल है ना, वो 15 मिनट का है, हाँ, वो 5 मिनट कैंडल का है, वो 10 मिनट कैंडल का है। तो ये आपको कैसे बता सकते हैं कि एक स्टॉक को कहाँ जाना है, एक स्टॉक को कैसे मल्टीप्लिकेटर बनना है। कितने लोग आपने देखा होगा जो शुरुआत करते हैं मंथली कैंडल से एनालाइज करेंगे, मंथली में देखेंगे, बड़ा पिक्चर देखेंगे, नहीं देखे होंगे आप, बहुत कम, बहुत रेयर, नहीं देखा मैंने, है ना। तो यही वो कारण है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ना, जो भी स्टॉक देख रहे हो, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को देखो कि इसका नेक्स्ट 6 महीना, 1 साल, 3 साल का व्यू क्या है। और ये मेरे सीक्रेट, मतलब मेरे सक्सेस का सीक्रेट यही है। मैंने बताया हो, आप तुम इसको कैसे यूटिलाइज करोगे तुम्हें पता है। तो चीज ओपन है, अब आपके सामने स्ट्रेटजी भी रखी हुई है। बिल्कुल। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपके सामने खाना है, खा सकते हो तो खा लो, वही है ना, कि मैंने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया हुआ है। क्योंकि मैं इतना, देखिए, मैं बिजनेस वो करूँगा ना जिसमें वो रिलैक्स हो, जो मैंने पहले भी कहा। तो जब 3 साल का व्यू आपको पता है, इन बिटवीन बहुत सारे फ्लक्चुएशन आएंगे ना, तो उसमें क्यों घबराओ। लोग तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब भी बुल रन शुरू होता है ना, बुल रन, बुल को भागना होता है, उसके पीठ में ना बहुत सारे पंछियाँ बैठे होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैठे होते हैं, सब उड़ते हैं। तो वो पहले क्या करता है ना, वो हिलाता है अपने बॉडी को, शेक करता है, इससे सब उड़ जाते हैं, उसके बाद वो भागता है। राइट, स्टॉक मार्केट में भी यही किस्सा है। जब ये भाग रहा होगा ना, भागने से पहले जितने भी रिटेल निवेशक है उसको निकाल देगा। कैसे निकालेगा? जो बंदा 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा है, जो बंदा 10 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा है, तो उसको तो निकालेगा ही ना। उसका व्यू ही क्लियर नहीं है। उसको नहीं पता कि नेक्स्ट 3 साल में क्या होगा, नेक्स्ट 2 साल में, 6 महीने में क्या होगा। तो मैं कहता हूँ जब आप बड़ा पिक्चर देखोगे ना, तब आपके अंदर शांति आएगी, सुकून आएगा। चलो ठीक है, गिरेगा तो उठ जाएगा, है ना, वो पिक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको विनर बनना है, तो बहुत रेयर ऐसे हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे सक्सेस हुए। क्योंकि मैं जानता हूँ इंडस्ट्री को, राइट, मैं इंडस्ट्री का मेंबर हूँ, तो मुझे पता है जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोगों ने वेल्थ बना, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ, मैं वो दिन का प्रॉफिट नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो एक्सपेंसेस है। वेल्थ बनता है इन्वेस्टिंग से, वेल्थ बनता है जब आप टाइम देते हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना सीक्रेट बता दिया है कि हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। लोगों को पता है कि अरे मैं ना अगर स्टॉक को होल्ड करके रखूंगा, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर ये मुझे रिटर्न देगा। लेकिन वो बेचैनी अंदर है कि अरे बेच देते हैं, आज 6% चल रहा है, बेच देते। आज का एक एग्जांपल देता है। आज मेरे पास एक स्टॉक था जो मैंने परसों लिया था, आज 7% रिटर्न चल रहा है, और रिटर्न मेरा अगर मैं अप्रॉक्स बात करूँ तो 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। तो मेरे अंदर तो बेचैनी होनी चाहिए, अरे बेच देते। 1.5 लाख का रिटर्न 3 दिन में क्या चाहिए, 7% रिटर्न, जो ऑलमोस्ट 7% रिटर्न जो मतलब एफडी में मिलता है, वो 3 दिन में मिल रहा है। तो वो एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि जो 7% दे रहा है वो 70% देगा आने वाले मंथ में, हो सकता है 700% दे। मेरा रिसेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्टॉक है कल्याण ज्वेलर, 65 रुपीज़ पे, आई थिंक मैंने 65 रुपीज़ में मैंने लिया था। आई थिंक ये 800% रिटर्न दे रहा है।
क्या बात है। एक स्टॉक है TBZ। तो इसको आप कब से होल्ड करके रखे हैं कल्याण को? कल्याण आई थिंक हो गया होगा 1.5-2 साल। 2 साल से आपने होल्ड किया हुआ? हाँ। तो बीच में अभी एक था लास्ट आई थिंक अगस्त के 8 तारीख को मैंने लिया था। स्टॉक का नाम है TVZ। विद इन ए मंथ इसने मोर देन 120% रिटर्न बना के दिया मुझे, ठीक है। तो ये है टेक्निकल। हाँ। अब फंडामेंटल से ये मोमेंटम नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं फैन हूँ टेक्निकल का। मेरा अलग सा स्टाइल है, मैं इसमें हैबिचुएट हो चुका हूँ, मुझे पता है नेक्स्ट क्या होगा। हाँ। अब मैं गलत हो सकता हूँ, 99% टाइम गलत हो सकता हूँ। वो जो गलतियाँ होंगी ना मुझसे, मैं उसको कैसे मैनेज करूँ वो डिसाइड करेगा मैं ट्रेडर बनूंगा या नहीं। बिल्कुल, है ना। गलतियाँ तो मुझसे होंगी। तो ये जो गलतियाँ करते हैं, ये जो मतलब ठीक ठाक डिसीजन ले लेते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ले लेते हैं, तो इनको कहीं डॉक्यूमेंटेड करते हैं? मेरा मतलब ट्रेडिंग जनरल से है। मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई करता नहीं है, हाँ, उसको एक जर्नल बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि भाई जनरल करते नहीं है वो तो बात अलग है। बहुत सारे लोग, मैंने खुद सुना है क्योंकि मेरे स्टॉक मार्केट के बुक्स आते हैं, तो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं 6 महीने से 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब आपका ट्रेडिंग जनरल आप मेंटेन करते होंगे, उसमें आप देख लीजिए, खुद को एनालाइज वहीं से हो जाएगा ये क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे कि मैं बताता हूँ, हम खर्चा करते हैं ना, खर्चा हम लिख लेते हैं। मम्मियाँ घर पे कभी कभी लिखते हैं क्या खर्चा हुआ, कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, राइट। जो जितना लिखता है ना उसके पास उतना हिसाब होता है कि मैंने क्या किया। और जो लिखता है ना उसके पास एक बैकअप प्लान होता है हमेशा अपने माइंड में कि अगले मंथ का ना ये खर्चा हुआ, इस मंथ का ना ये खर्चा हुआ, तो मैं ना इसको जैसे तैसे कैसे मैनेज कर लूँगा, है ना। तो जिसके पास हिसाब है वही तो अगला महीना मैनेज कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो हिसाब कैसे आएगा? जब आप जर्नल मैनेज करेंगे, नोट करेंगे चीज़ों को कि पैसा मैं कहाँ लगा रहा हूँ और जो पैसा मैं लगा रहा हूँ इसका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। बिजनेस तो वही है ना, अगर आउटपुट नहीं है तो मैं पैसा क्यों डालूँ, हाँ, है ना। अदरवाइज बिजनेस का क्या है मतलब है, कुछ और चीज़ अगर लो। हाँ, मतलब ये ऐसा कोई सर्कस देखने थोड़ी जा रहे हैं, खेल खेलने थोड़ी जा रहे हैं, खेल लिया और मजा आ गया, ये वो नहीं है। ये मतलब प्रॉपर आपके जो भी करते हो अपना जीवन जीने के लिए, तो वही है। किसी के लिए उसकी जॉब है, किसी के लिए बिजनेस है, तो आपके लिए ट्रेडिंग है। तो इसको मतलब सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये कोई हॉबी एक्टिविटी नहीं है। वो ज़रूदा के फाउंडर कहते हैं ट्रेडिंग है सबसे इजी मनी कमाने का सबसे टफ जो प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेडिंग। इजी मनी कमाने का सबसे टफ प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसमें जब आप आ रहे हो ना, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए ना, प्योर बिजनेस वाला होना चाहिए, आजकल वाला नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं आजकल वाले जो सक्सेस हुए हैं, और बहुत मतलब ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहता। जो सोशल मीडिया में दिखता है ज़िंदगी ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने काफ़ी लोगों को एनालाइज किया है, काफ़ी लोगों को जानता हूँ, बहुत बड़े मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मिलियंस में भी हैं लोग, बट दिखता कुछ है, होता कुछ है, खोखली बातें, खोखले स्ट्रेटजीज मैंने काफ़ी देख लिया। अगर कोई क्लेम आपको मॉर्निंग में, आपके चाहे टेलीग्राम चलता है ट्रेडिंग वालों का, है ना, चाहे मॉर्निंग में मैसेज डाल दिया मैंने 15% कमाया, 18 कमाया, 13 कमाया, इसमें मैंने इतना कमाया, अगले दिन अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी वीडियो बना रहा है, यार लॉस भी तो दिखा दो। जैसे आपने बोला कि मैंने 10 ट्रेड लिए, आप ये दिमाग में सोच के चल रहे हो कि 5 में लॉस हो जाएगा, 5 में प्रॉफिट, काट पीट के 45,000 निकलेगा, और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस काट के 30,000 रुपये तो हाथ में आ ही जाएगा। तो आपके साथ चलो और भी गलत हो गया, तो आपके 7 ट्रेड फेल हो गए और 3 आपके सक्सेसफुल हो गए, तब भी आपको लॉस तो नहीं हुआ ना। तो अब आप क्या कर रहे हो कि जो 3 में सक्सेसफुल हुए हो बस वही दिखा रहे हो आप। देखिए ये ना नेचर बन गया है। हाँ, ये ना नेचर बन गया, तो यही आधा अधूरा नॉलेज है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है। हाँ, ये आधा अधूरा नॉलेज है कि ये है वो है, आज मैंने ये कर लिया, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो ना, अगर डाल ही रहो तो रोज़ डालो, रोज़ डालो ना, रोज़ पता चल जाएगा लोगों को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। अब लोग देख रहे हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, ये अलग अलग टॉपिक है, लाइक हमें इसमें बात नहीं करना है। मुझे जो लग रहा है क्योंकि मेरा ये है कि ना कि कोई सुन रहा है तो इसको कुछ मिलना चाहिए, हाँ, है ना।
तो वही फंडा है। मतलब मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जो दिख रहा है, जितना दिख रहा है वो आपने सच मान लिया, इट्स ओके, लेकिन वही सच है ये ओके नहीं है। ये मत उसके बाद भी कहानी है, उसके पहले भी कहानी है। आपको बस एक पार्ट दिखाएगा कि आज मैंने 13% कमाया, है ना, बट अगर वो मतलब सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट है, अगर उसमें से लॉस हटा दिया जाए तो हो सकता है कि -13% हो, या हो सकता है 1 और 2% हो, कुछ भी हो सकता तो है। आपको जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट वाला पार्ट दिखा के, और फिर आप उस चीज़ में गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं ऑडियंस। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा इन सब क्या बोलते हैं भ्रामक चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये मैं भी सजेस्ट करूँगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए आप अभी क्या है ना कि अभी तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो इतना कैश फ्लो है ना वो इसलिए है क्योंकि रील्स बन रहे हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, रील्स इतना चल रहा है, लोग अरे मैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना कर रहा हूँ। लोग ये लग रहा है कि अरे भाई इतना रील्स चल रहे हैं, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 12 साल का लड़का 15 साल का लड़का कमा रहा है, 20 साल का लड़का कमा रहा है, मैं ना अपॉर्चुनिटी मिस कर दूँ, है ना। उनको पता कुछ नहीं आगे मार्केट में, और आने के बाद सबसे बड़ा वो जॉब छोड़ दे क्या, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये माइंडसेट बन गया लोगों का। इसलिए मैं कहता हूँ इतना इजी नहीं है। रियलिटी क्या है वो देखो, रियलिटी क्या है। लाइक अगर तुम पिटोगे ना एक बार, उठने के काबिल नहीं रहोगे। तो तभी आओ कि जब तुम्हें लगे कि नहीं, अगर किसी भी कारण से ड्रॉ डाउन होगा, जो कि हो सकता है, नॉर्मल है, ड्रॉ डाउन हर किसी के लाइफ में आता है और ये नॉर्मल है। स्टॉक मार्केट में तो ये नॉर्मल ही है, ठीक है। कभी मार्केट आपके फेवर पे नहीं रहेगा, कभी इमोशंस आपके फेवर पे नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इनका वो होता है ना, मोटा मोटा क्या निकल के आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो मैं कहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो पहले ना कुछ समय स्पेंड करो, ताकि तुमको पता चले कि अगर कुछ होता है तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। और मैं फुल टाइम ट्रेडर के लिए उन लोगों को कहूँगा, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में चार्ट ऐसे चलता है, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। वो जो नीचे आता है ना, मेरे ये मानने है, ये आपको सवाल कर रहा है तुम्हारे पास बैकअप प्लान है क्या। मेरे पर्सनल मानना है, वो बस आपसे पूछने के लिए आ रहा है क्या तुम्हारा कोई बैकअप प्लान है। अगर कल को मैं यहाँ से और नीचे गया, क्या करोगे। तो बैकअप प्लान है क्या। तो फुल टाइम ट्रेडर बनने से पहले ज़िंदगी में कभी भी अगर वो वाला फेज़ आया ना, स्टॉक का ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, तो खुद से एक बार सवाल करना कि मेरे पास क्या बैकअप प्लान है। कल को अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं चल पाऊँगा, मेरा घर चल पाएगा, मैं चला पाऊँगा। अगर है तो ही तुम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, है ना। तो फुल टाइम ट्रेडर की डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अरे बहुत सारा पैसा कमा लिया, ये है वो। मैं कहता हूँ कि अदर जगह पे भी तुम ट्राई करो, है ना। आप मेरा क्या है कि मैं यूटिलाइज़ करता रहता हूँ चीज़ों को, मैं डिफरेंट सेगमेंट पे जाता रहता हूँ, ठीक है। मुझे मज़ा आता है, जैसे कि मैंने कहा, तो मेरा पर्सनल ये थॉट है। अब मैं वही कहूँगा हर किसी को, अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो वो जो एक सवाल आएगा ना आपके ज़िंदगी में, स्टॉक जब गिरेगा, एक सवाल लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो उसका जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तो जाओ। कैसे मैनेज करो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को चलो एक आप ऐसे देखो कि इसमें जितना पैसा है उतना ही है। अब चाहे इस मार्केट में 100 लोग हों, चाहे 500 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, जब लोग बढ़ेंगे वो थोड़ा सा अपना इनपुट लेके आएंगे, ये अलग बात है, लेकिन पैसा ओवरऑल उतना ही है, बस किसी एक के पॉकेट से निकल के दूसरे के पॉकेट में जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा कवर करके चलना है कि आपके पॉकेट से पैसा जो बार बार ना निकले, है ना, क्योंकि निकलेगा कभी ना कभी तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट ना वो जगह है जहाँ पर हम कभी कभी ट्रेन में चलते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट फिर भी दिल्ली में भी वो हाल है, कलकत्ता में भी वही हाल है। ट्रेन में चलेंगे ना, आप देखिएगा जो पीछे वाला बैग है ना वो सामने कर लेते हैं, राइट। जो पीछे वाला बैग है सामने कर लेते हैं, पॉकेट में हाथ रखते हैं, निकलना नहीं चाहिए। आसपास लोग बैठे हुए लेने के लिए। तो जब ट्रेन में चलते हैं ना, हम लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं, अरे भाई कोई लेना नहीं, बहुत कीमती चीज़ है। तो पैसे से ज़्यादा कीमती और क्या है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले उसका बैकअप लगाओ, है ना। तो कि भाई कोई लेना नहीं, लोग बैठे हुए आपसे लेने के लिए, स्टॉक मार्केट में लोग बैठे ही था आपसे लेने के लिए। आपकी एक गलती उनका प्रॉफिट, राइट। तो उसका बैकअप रखो कि क्या बैकअप रख सकता हूँ मैं, आसपास लोग बैठे हुए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पता होना चाहिए जाएगा तो क्या जाएगा। अब मैंने बैग में डाला हुआ एक किताब, तो क्या ही लेके जाएगा, मान के चलिए। मैंने रखा हुआ एक पेन, क्या ही लेके जाएगा। अब मैंने रखा है किसी गोल्ड का चेन, है ना, अब बड़ा लॉस हो जाएगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, मैं क्या दे रहा हूँ। जितना मैं ज़्यादा दूंगा सिक्योरिटी उतना ज़्यादा ही होनी चाहिए। दाव पे क्या लगाया है और मिलेगा क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब दाव पे क्या लगाया है और जीतूंगा क्या। बिल्कुल, ये आपको सबसे पहले जानना है, ये नहीं जानना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप देखेंगे लोगों के पोर्टफोलियो कभी देखिएगा, अगर आपके दोस्त या किसी के पास भी पोर्टफोलियो है, मेरे पास ही है, आप देखना चाहेंगे तो 43% प्रॉफिट में हूं। अच्छा 43%, ग्रेट। एक सवाल अभी आपको करेंगे, ठीक है? मैं नहीं, आप मुझसे नहीं कर नहीं, सकते। मतलब मैं बिना देखे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप, मैं कुछ नहीं देखूंगा, ठीक है? आपने जो स्टॉक खरीदा है, मैं ये दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वांटिटी आपने ऐड किया ना, डिफरेंट स्टॉक में डिफरेंट क्वांटिटी है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, किसी में 5 लाख हो गया, किसी में 2 लाख हो गया, किसी में 5,000 हो गया, तो किसी में 10,000 हो गया, राइट? एक सवाल करता हूँ, सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि जिस स्टॉक में आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब कुछ ना कारण होगा ना कि हाँ इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसमें कम किया। देखिए, जब मेरा अगर आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बस ऐसे देखने के लिए, क्या है, मेरे पब्लिकेशन में स्टॉक मार्केट की बुक्स आना चालू हुआ, तो मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा था, और पढ़ रहा था तो ऐसे छूते हुए सब कुछ निकल जा रहा था, क्योंकि अगर मेरे यहाँ बुक आ रही है तो मुझे समझ में आना चाहिए। देन फिर मैंने सोचा कि इसको करते हैं, सीखते हैं। तो जैसे मैंने सीखने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे, ये बात है तभी की, इसके हम 1992 के बाद की। तो लोगों ने बताया कर लो, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, सीख जाओगे, गिरोगे सीखोगे। मैं बोला अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिर मैंने स्टॉक्स खरीदना चालू किया। जैसे 100 रुपये एक स्टॉक खरीद लिया, 200 रुपये का दूसरा, और वो क्या कोविड वाला सीजन आया तो उस टाइम बिल्कुल जमीन पे सब कुछ तैर रहा था। जमीन पे तैरती हुई मुझे चीज़ें मिली। फिर मैंने ऊपर बढ़ते देखा, नीचे घटते देखा, तो वो हल्का हल्का समझ में आने लगा। अब मैं ट्रेडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे मैंने आज शेयर परचेस कर लिया तो आगे तक मैं वो रखूँगा। और बीच में होता क्या, जैसे मैं बेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें लॉस हो रहा है। अब वो क्वांटिटी ऊपर नीचे क्यों है, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। जैसे सपोज करते हैं, स्पेसिफिकली मेरे पास जियो फाइनेंस का काफ़ी सारा स्टॉक था। अब उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है, सॉरी उसमें लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, सब स्थिति बनी हुई है। अब मैं किसी दिन बैठूंगा, देखूंगा कि आज मुझे कौन सा स्टॉक परचेस करना है, और सेम डे अगर किसी लॉस मेकिंग स्टॉक ने थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिया है, तो जितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है उतना इसको बेच के वो खरीद लूंगा। सो बेसिकली मैं अपने साइड से डीमेट में रिचार्ज ना करके और वो सिस्टम वो शिफ्ट कर रहा हूँ। हाँ। अब यहाँ पर मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम लोग जो आज के दिन अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड कर रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, उनकी निवेश वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट स्टॉक में। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि आपको पता था कि जिस स्टॉक में आपने पैसा ज़्यादा लगाया वो चलेगा? नहीं ना। नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे पता नहीं था, सीखने के लिए स्टार्ट किया था, फिर अब उसमें पैसा पड़ा हुआ है। और वो फिर थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि कोविड में काफ़ी सस्ता मिला। हाँ। और फिर अभी और हल्का फुल्का कभी लगता है तो 5-10 हज़ार रुपये का रिचार्ज करके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है जब पैसा से पैसा बढ़ रहा है तो, और वो कभी भी मैं निकाल भी सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं वही सवाल करना चाहता था कि मैक्सिमम रिटेल निवेशक जो आज के दिन अपने पोर्टफोलियो को बना के बैठे हुए हैं, उनके डिफरेंट स्टॉक में निवेश डिफरेंट है, राइट? एक समान वैल्यू, मतलब एक समान इन्वेस्टमेंट नहीं। इसके पीछे मेजर कारण ये है ना कि उनको कुछ नहीं पता स्टॉक के बारे में, किसी ने कहा है, हाँ, किसी ने इंपोर्ट किया है, उन्होंने न्यूज़ देखा होगा, उन्होंने उनके किसी दोस्त ने कहा होगा, या यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा होगा 5 स्टॉक जो बदल देंगे आपका जीवन। तो सबसे पहले तो ना ये सारी चीज़ें नहीं करना है। आपको नहीं पता वो कंपनी क्या कर रहा है, इट्स बेटर कि मैं तो रिस्क ले रहा हूँ ना। अगर कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट इक्वल अमाउंट पे जाओ। हाँ, लॉस होगा तो इक्वल होगा, ऊपर जाएगा तो इक्वल जाएगा, एटलीस्ट इक्वल पे तो रहो। इतना सभी काम कर लो। कभी कभी होता है कि जिसमें हमने सबसे ज़्यादा निवेश किया ना वही सबसे ज़्यादा गिर रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। तो अगर आप ये कर लोगे ना कि इक्वल अमाउंट पे है, तो जो चल रहा होगा वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज कर देगा। एक स्टॉक चाहिए होता है अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, उसके बाद भी लोग नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? वही कि एक डिसिप्लिन नहीं है, जिसमें जो मिले जैसे मिले ऐड कर लेंगे, जहाँ से जो न्यूज़ मिला उसको कलेक्ट कर लेंगे। ये एक चेस का खेल है। यहाँ कुछ पासे तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो पैदल चले जाएं, चाहे हाथी चले जाए, चाहे किसी को नहीं पता होता ना कि एक स्टॉक कितना जाएगा। लेकिन अंत तक खड़े रह के और राजा को बचाए रखना मतलब आपके लिए
जीत सुनिश्चित कर सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब कुछ तो जाएंगे ही जाएंगे, ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, मतलब पूरा जो मैंने निकाल पाया हूँ कि अगर सेक्टर वाइज भी हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना, तो भाई मैं इंफ्रा में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेम अमाउंट में मेडिकल में भी कर रहा हूँ, सेम अमाउंट में एफएमसीजी में भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा रहा हूँ, अभी एक वो माइक्रोचिप वाला भी चल रहा है, उसमें भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मतलब कैटेगरी वाइज आपने इन्वेस्टमेंट किया है सब में। और भले ही 50% कैटेगरीज में लॉस हो गया, लेकिन बाकी 50 तो बचा ही रही है, क्योंकि अगर कहीं एक जगह लॉस होगा, एक सेक्टर अगर डाउन होगा तो दूसरा बढ़ेगा जरूर, बिल्कुल, है ना। क्योंकि तो ये पैसा भी सर्कुलेट होता है। हाँ, तो पैसा ये सर्कुलेट एक होता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक बड़ी स्ट्रेटजी हो गई कि भाई ये सबसे पहला कदम ये है कि अगर मैं 10,000 रुपये का कुछ परचेस कर रहा हूँ तो लगभग हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ परचेस कर लूँ, है ना। क्योंकि अगर आपका पेट्रोलियम वाला सेक्टर डाउन हुआ तो ईवी वाला सेक्टर हाई हो जाएगा, वो एटलीस्ट आपको बचा के रखेगा। ऑल्टरनेटिव हमेशा रहता है मार्केट हाँ। में, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चलता हाँ। रहेगा, राइट। तो वो तो है, वो करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर के। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर सेक्टर के आपके पोर्टफोलियो में कुछ कुछ स्टॉक्स हो। हाँ। ठीक है, कि हर सेक्टर से मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ आ सकता है, तो उसका कुछ होना चाहिए मेरे पास। इनिशियल डेज पे देखिए मोनोपोली स्टॉक्स है, मतलब वो ही लीड कर रहे हैं, तो वो एक अलग है कि कभी कभी अगर किसी भी कारण से डिस्काउंट मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं मोनोपोली कंपनी से। ये तो शुरुआती दिनों में। हाँ। ठीक है, उसके बाद जब ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग के साथ इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। ट्रेडिंग बताता है कि कल किस में आएगा, परसों किस में आएगा, आने वाले दिनों में किस में आएगा। तो सिस्टमेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है तो आपको पेन आएगा। हाँ। ये वो मार्केट है, मतलब यहाँ पर अगर आप गिरेंगे ना, सिर्फ आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका परिवार भी जाएगा। हाँ। क्योंकि एक बंदा जिसने लॉस किया हुआ है उसके बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, बिल्कुल। और वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे करके उसके फैमिली को बर्बाद कर देगा, उसके हेल्थ को, ये चीज, उसके माइंडसेट को। फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज है कि जो ट्रांसफर होती है। अगर मेरे अंदर है तो मैं दूसरे को दूंगा, और फिर वो और दूसरे को, और ये मतलब एक हिसाब का ये भी एक अपने अलग तरीके का कोरोना ही है कि जो भी इसके टच में आता जाएगा फिर वो उसको वैक्सीन के। तो मैं कहता हूँ बिजनेस वही करो जिसमें एफडी से ज्यादा रिटर्न आए, सुकून हो, हाँ। आराम से बैठ सकते हो। अदरवाइज क्यों जाना स्टॉक मार्केट में सुन के बस कि दूसरा कमा रहा है। डोंट डू दिस। मैं परसों मैं किसी से मिला था, तो वो लास्ट 6 साल से पोजीशंस बना रहे धीरे धीरे करके। 20 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट था, अभी आई थिंक 1 CR 1 करोड़ 13 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इन टोटल। ठीक है, तो पेशेंस देख लीजिए ना, धीरे धीरे करके। वो अदर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो चाहते तो पूरा शिफ्ट हो सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो उनको ये बात पता है कि देखो भाई, मैं ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट जनरेशन, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है लाइक उनके हिसाब से, बट स्टिल जो ग्रोथ है उसको होल्ड करने के लिए जो वो होता है ना कि कलीजा चाहिए। हम तो 100% क्या 10% आते ही दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा, यार मार्केट गिर ना जाए, प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, है ना। तो वो माइंडसेट तभी आएगा जब आप सिक्योर हैं, आपके बैक सपोर्ट्स है। आप मान के चले कि जैसे कि मैंने कहा कि वो जो नीचे आएगा ना सवाल करने के लिए, उसके एक जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए। हाँ। तो ही जाके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, ये बच्चों का खेल टाइप नहीं बिल्कुल है, नहीं। और ना क्लास 12th की एजुकेशन है कि फेल हो गए तो फिर से दोगे। देखिए, यहाँ पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाएगी। मैं बताता हूँ कि कुछ लोग मैंने देखा कि अभी 17-18 साल के लड़के भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। वो इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। हाँ। कितना देखा आपने मार्केट को? कितना देखा? हार्डली 6 महीना 1 साल देख लिया होगा। तो अगर उनको देख के कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो आप किनको ब्लेम करेंगे? नहीं तो मेरे हिसाब से फिर अगर वो 16-17 साल के बच्चे की वीडियो देख के कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसको होने दो ना। मतलब वो मार्केट में पैसा ला रहा है, प्रॉफिट तो आप कमा ही रहे हो। हाँ, मतलब हाँ, देखिए मैंने इसीलिए कहा ना कि मार्केट में पैसा तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि रील्स बन रहे हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही का न्यूज़ है, 12 करोड़ के लिए दिल्ली की एक कंपनी ने IPO डाला 12 करोड़ रुपए के लिए, उसको मिला 2000 करोड़। हाँ, मैंने भी सुना था। अब लोग इतना एक्साइटेड है मार्केट को लेके। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया 6500 करोड़ के आसपास कुछ एक्सपेक्टेशंस था, उनको मिला 4 लाख करोड़। तो ये वो कंडीशन IPO को लेके भी लोग पागल है ना। हाँ, IPO को लेके पागल है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा बहुत ही IPO के साथ एक रिलेशन है, मैं बताता हूँ। वैसे तो बुल मार्केट में मैं कभी IPO निवेश नहीं करता,
है ना, क्योंकि गेम इवैल्यूएशन का है तो मैं इसमें नहीं पढ़ता। मैं टेक्निकल हूँ, मुझे टेक्निकल चीज़ें से मज़ा आता है। चार्ट नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, चार्ट होना चाहिए। आईपीओ में चार्ट होता नहीं है तो मैं नहीं जाता, ठीक है। अब आईपीओ का मेरा एक पंगा ये है कि एक कंपनी का आईपीओ मैंने अप्लाई किया था और वो आई थिंक 300 रुपये के आसपास था, लिस्ट हुआ 600 रुपये में। 10 दिन के आसपास जो प्रॉफिट मेरा चल रहा था, 100% रिटर्न चल रहा था, राइट। और उसके बाद मैंने बेच दिया क्योंकि 10 दिन के आसपास 100% रिटर्न और क्या चाहिए। तो मुझे री एंट्री करना था, आज तक मैं नहीं कर पाया। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वो जो 600 का शेयर था, पता आज कितना है? एनी गेस कितना हो सकता है? बहुत कम ही होगा अगर आप सुना रहे हो। 600 वाला शेयर आज मिल रहा है 6,000 रुपये में। क्या बात, ये बड़ी लाइन काट लेना बाबा। जो 600 का शेयर है ना, वो आज मिल रहा है 6,000 रुपये में, और कंपनी का नाम है डीमार्ट, ठीक है। मैं आज तक बैठा हूँ, मुझे वापस से लेना, नीचे नहीं आ रहा। तो कभी कभी अच्छी कंपनी मिलते हैं, हाँ। है ना। तो वही है। तो मैं आईपीओ में ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि मुझे टेक्निकल चाहिए। टेक्निकल इसलिए चाहिए कि मुझे एटलीस्ट पता हो कि मुझसे पहले किसने उस शेयर को खरीदा है और वो कहाँ पर ट्रैप है। तो ये उसका काम हो जाएगा इस शेयर को ऊपर लेके जाना। एकदम रिसेंट का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेटेजी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर चाहे तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी ये है, रिसेंट का न्यूज़ है। राधा किशन दमानी जी, वो जाने माने निवेशक है भारत के। तो उन्होंने एक कंपनी में निवेश किया था। आई थिंक 43 लाख के आसपास उनके पास शेयर है उस कंपनी के, ठीक है। 43 लाख के आसपास उनके पास शेयर है। केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। मुझे उतना क्लियर तो नहीं पता, बट जो मोटा मोटा मुझे याद है, आई थिंक 216 रुपये के आसपास या 26 रुपये के आसपास उस कंपनी के शेयर प्राइस है, ठीक है। तो उन्होंने जब खरीदा ना, वही हाईएस्ट प्राइस था, 216 रुपये। अभी हाल ही में विद इन आई थिंक मेरे देखने के विद इन आई थिंक 3 मंथ पे उसने 100% रिटर्न बना के दिया, ठीक है। अब एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अगर कोई स्टॉक, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है और मैं मान के चलता हूँ कि वो हाई जो है वो 100 रुपये है, ये उसका ऑल टाइम हाई, इससे ऊपर नहीं गया। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मान के चले आपने 100 रुपये में खरीदा, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब वो उससे भी ऊपर जाए। 100 में ही क्यों खरीद लिया भाई? ऑल टाइम हाई है, अब खरीद के। आप लॉजिकली सोच के देख लीजिए, इतने बड़े निवेशक जिनके पास इतना इन्फॉर्मेशन है और इनके पास जो सोर्स है, टीम है, बढ़िया बढ़िया टीम है, अगर वो ऑल टाइम हाई पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको प्रॉफिट कब होगा? जब इससे भी ऊपर जाएगा। हाँ। तो जाहिर सी बात है स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। हाँ। लॉजिक तो यही कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए न्यूज़ कि एक बंदे ने ऐसा ऐसा खरीदा, अच्छा क्वांटिटी खरीदा और वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर जैसे अभी निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है आज, अगर अभी मैं देखूं तो आज परचेस कर लूं और 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। नहीं, मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक कोई कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे है और उस कंपनी में कोई एक बड़ा निवेशक आया हुआ है। अब उसने 100 रुपये, उसका हाई ही है 100 रुपये, तो उसने 100 रुपये में खरीदा, तो उसको तो प्रॉफिट तब होगा ना जब वो 110 रुपये जाएगा, 120 रुपये जाएगा, 150 रुपये जाएगा। तो ये उस निवेशक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जैसे तैसे करके इसको ऊपर लेके चलते हैं तो ही ना मैं बेच पाऊंगा, है ना। तो हम इसका फायदा लेते हैं कि भाई ये उसका काम है ऊपर लेके जाना, हम तो आराम से बैठे। निवेशक मतलब कि अब तो वो एक इन्वेस्टर कंपनी ने डायरेक्टली ले लिया, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब वो कैसे भी ले सकता है। जैसे कि मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। हाँ, और खास करके जब ऑल टाइम हाई पे हो। तो ये न्यूज़ कहाँ से मिलेगी? किसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाता है, वैसे भी आ ही जाता है। तो आप कहाँ से लाते हो ये? मैं तो नॉर्मली देखिए, हमारा क्या है कि हम लोग वो देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आ जाए, चाहे वो आप CNBC देख रहे हो, कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वहाँ पर आ जाता है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं मतलब क्योंकि जैसे मेरा तो क्या है, मैंने किस पर्पस से डीमैट अकाउंट बनाया और क्या यूज कर रहा हूँ वो बता चुका हूँ मैं। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आए, एटलीस्ट जो लिखा हुआ है वो मुझे समझ में आना चाहिए हर चीज़। लेकिन जैसे आपने बोला कि ऑल टाइम हाई है स्टॉक, तो आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? मैंने बोला नहीं खरीदूंगा क्योंकि शायद लॉस होगा, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई है तो अब तो नीचे ही आएगा ना। तो ये लॉजिक था मेरा। बट आप बोले कि अब उस इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऊपर, मतलब हाँ, मतलब लॉजिक यही कहता है कि जिसने सबसे ज्यादा दाम देके खरीदा और उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो उसने कुछ सोच के खरीदा होगा।
लेकिन यहाँ एक चीज और है, अगर किसी इन्वेस्टर ने नहीं खरीदा है, बस वो मार्केट के चलते ही ऊपर मतलब नहीं, कोई ऐसे नहीं इन्वेस्टर जाता। इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे नहीं जाता। हम्म। वो न्यूज़ आ जाते हैं, मार्केट में न्यूज़ आ जाते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा वो लेता है तो मार्केट में ऑटोमेटिकली न्यूज़ आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे न्यूज़ मिल जाएगा इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं होता, और ये क्वांटिटी हमेशा इन्वेस्टर के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज व्हाई मतलब अगर ऑल टाइम हाई है तो ले सकते हैं, कोई हाँ, risk मतलब नहीं एक बार देख लीजिएगा, मैंने तो प्रोसेस बताया हुआ, हर रोज आपको मिलेगा भी नहीं, हाँ। आपको कभी कभार मिलेंगे, साल में 1-2 बार, और वो होता है कि वो पैसे कमाने का समय होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप हो सकता है कि आपके केस में कुछ और हो, है ना, तो मैं मेरा तो कोई केस ही नहीं है। नहीं, मतलब जो ऑडियंस है उनके केस में कुछ और हो सकता है ना, तो हम वो डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये आपकी खुद की रिस्क है, हाँ। जो भी आप कर रहे हैं, है ना, इसमें मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आपका काम है देखना। तो फिर राशिद, आज हमने काफ़ी सारी बातें की, आपके बारे में भी जाना, आपकी मोटिवेशन जर्नी भी, और काफ़ी सारे आपको अगर देख पा रहा हूँ तो आपने काफ़ी सारे एडवाइसेस दिए हैं। सो राशिद, हमने ये इतनी सारी बातें की आज। आपकी इनिशियल जर्नी जो थी वो भी काफ़ी मोटिवेटिंग थी, है ना। जो चीज़ें आपने बताई, जो चीज़ें नहीं भी बताई, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपने अंदर छुपा के रखो तो ज़्यादा ठीक है ना। सो जो चीज़ें आपने बताई और जो नहीं भी बताई वो काफ़ी मोटिवेटिंग थी। आपने जो मीनवाइल एडवाइसेस दी, है ना, वो भी काफ़ी यूजफुल है ना। और ये एक हिसाब से राशिद ने आज डिस्क्लेमर्स दिए हैं दूसरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए, कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बैकअप हमेशा होना चाहिए। और जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि यार आप गलती करोगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन खामियाजा आपकी फैमिली उठाएगी, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, बेस्ट स्ट्रेटजी बनाओ, और सबसे ज़रूरी कि ट्रेडिंग जनरल आप अपना मेंटेन करके रखो कि आपने आज क्या किया। आप अपने आप को एनालाइज करो, तभी जाके आप इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और बाई चांस अगर लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं भी आ रहा है, जैसा कि राशिद ने बताया, अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मतलब बार बार लॉस ही हो रहा है, तो इसको छोड़ो, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है तो अब इसमें सिर मत खपाओ कि दूसरा कर ले रहा है मैं भी कर लूँगा, अपना टाइम आएगा। इस तरीके की चीज़ों में ना उलझें, और अपने आप को, अपने कैपिटल को, अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को और अपनी फैमिली को हैप्पी और सेफ रखें। अगर नहीं हो रहा है तो ना करें, और कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करें, बिल्कुल, है ना। सो ये आज के लिए था। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप राशिद से पूछना चाहते हैं, मैं इनको अगेन बुला लूँगा, आप अपना क्वेश्चन दीजिए, स्पेसिफिक टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन हो आप दीजिए, मैं अगेन बुला लूँगा। अगर 10-15 क्वेश्चन ठीक ठाक हो जाते हैं तो फिर हम राशिद को फिर बिठा लेंगे, आपका नाम लेके मैं क्वेश्चन पूछूंगा और इनको जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। तो धन्यवाद, आपने आज इतना समय दिया इसके लिए।